मैं सूर्यभान सर, केमिस्ट्री फैकल्टी, आपके जे केमिस्ट्री चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज सर्च ऑन यूट्यूब सूर्यभान सर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं क्लास 11th के लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल पढ़ना है, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड के अल्फा एक्सपेरिमेंट के बारे में, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में आज अध्ययन करने जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 11th के लिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, मतलब कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसी को बोल सकते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, इसका एक्सपेरिमेंट हम लोग देखेंगे। इस एक्सपेरिमेंट पे किस किस इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है उस चीज को देखने वाले हैं। जैसे कि हमको चाहिए सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, और अल्फा पार्टिकल्स कहां आएगा तो ध्यान दीजिएगा, अल्फा पार्टिकल का कोई स्रोत हम लेंगे, सोर्स लेंगे रेडियो एक्टिव पदार्थ से, और उस अल्फा पार्टिकल को हम लोग एक स्लाइड के द्वारा, लेड के बना हुए स्लाइड के द्वारा उसको पास कराया जाता है इसमें, और वो स्लाइड से पास हुए अल्फा कण के किरण गोल्ड फॉइल का एक पतला हम लोग शीट लेकर के उस पर बमबार्ड कराएंगे, मतलब प्रहार कराएंगे। और उसके बैक साइड में एक मूवेबल स्क्रीन होता है जो ZNS का पेंट किया होता है, और वही चीज आज हम लोग एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं। तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में चलते हैं, हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे पहले यहां पर है एक बल्ब है, और इसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ये चीज तुमको दिख रहा है जो क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। दैट मीन्स यहां पर ये जो सोर्स है, ये सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये जो सोर्स है, सोर्स मतलब कि ये रेडियम ले लीजिए आप, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स यहां पर लिया गया है। अब देखिए, ये अल्फा पार्टिकल मतलब क्या, अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम के कण, हीलियम के परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान 4 होता है, इस पर 2+, ये हीलियम अल्फा पार्टिकल, दैट मींस हीलियम के कण होते हैं, हीलियम पर 2+ माने कि वो क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है। और इस अल्फा पार्टिकल को हम लोग क्या करेंगे, अल्फा कण को ये आगे की तरफ हम प्रहार कराएंगे। सबसे पहले कि इससे पहले कि हम लोग एक लेंगे स्लाइड, ये स्लाइड ऑफ लेड, मतलब लेड का ये स्लाइड है जिनसे ये अल्फा कण निकलेगी, इसी से होकर के, चूंकि यहां पर क्या है कि अल्फा कण चारों तरफ छितर के निकलेगी, जैसे टर्च के लाइट हम लोग जलाते हैं, लेकिन एक होल से पास कराते हैं तो आसानी से पतला किरण निकलती है। वही चीज यहां पर करने हम लोग जा रहे हैं। दैट मीन्स यहां से ये पार होगी, और यहां पर हम लोग लगा देते हैं गोल्ड फॉइल, ठीक है ना, ये है गोल्ड फॉइल। गोल्ड फॉइल का मतलब सोना का पतला पत्थर है, और इसका जो पतलापन है, थिन है, कैसा है ये 0.00004 सेंटीमीटर पतला है। अब इसके आगे एक मूवेबल स्क्रीन लगाया जाता है, ये स्क्रीन है, ठीक है, और ये जो स्क्रीन है मूवेबल स्क्रीन है, और इस स्क्रीन के आंतरिक भाग को कोटिंग किया गया है, माने कि पेंट किया गया है। किसके द्वारा पेंट किया गया है दोस्त, तो ZNS के द्वारा इसको पेंट किया गया है। किसके द्वारा पेंट किया गया है, ZNS के द्वारा इसको क्या कर दिया गया है, पेंट किया गया है। और ये देखा गया है जब इससे अल्फा कण का प्रहार कराया जाता है तो देखा गया कि ये जो गोल्ड फॉइल है, अधिकांश अल्फा कण इसको सीधे पार कर जा रही है, अधिकांश अल्फा कण सीधे पार कर जा रही है। कुछ अल्फा कण थीटा एंगल से, छोटा कोण से
डिविएट हो रही है, मतलब विचलित हो रही है। अब बहुत कम अल्फा कण, बहुत मतलब 20,000 में एक अल्फा कण सीधे जा रही है और इस गोल्ड फॉइल के सेंटर से टकरा रही है। अब फिर 180 डिग्री के एंगल पर क्या हो जा रही है, वापस लौट आ रही है। क्या हो जा रही है, वापस लौट आ रही है। तो ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ठीक है ना। यहां पर क्या किया गया है, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या किया गया है, रदरफोर्ड ने एक सोर्स लिए, अल्फा कण का सोर्स, कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ यहां पर कंसीडर किया, रेडियम को लिया गया और इसके सामने एक स्लाइड लेड, स्लाइड है ये स्लाइड ऑफ लेड, लेड का ये स्लाइड लिया गया है। स्लाइड मतलब छिद्र युक्त पदार्थ लिया गया है। क्योंकि अल्फा कण का ये क्या होता है, बिखर जाना, इसी को गोटा एक लाइन लेयर निकालने के लिए ये स्लाइड का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे इसे कण निकलते तो इसके सामने एक गोल्ड फॉइल होता है, सोना के पतला पत्थर होता है, जिसकी थिननेस कितनी होती है, 0.00004 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इतना पतला गोल्ड सोना के पत्थर होता है, सीट होता है। और देखा जाता है, ये रदरफोर्ड देखते हैं कि सोना के पतला पत्थर को अधिकांश अल्फा कण सीधे इसको क्या कर दिए गए, पार कर जाता है और जाकर के इस मूवेबल स्क्रीन से, जिसकी कोटिंग पेंट जेडेन से की गई है, और यहाँ पर प्रदीप्त उत्पन्न होता है, फ्लोरोसेंस, यहाँ पर चमक उत्पन्न करता है। इसलिए इस घटना को हम लोग कहते हैं फ्लोरोसेंस, फ्लोरोसेंट की घटना होती है। यहाँ पर प्रदीप्त उत्पन्न होती है, चमक उत्पन्न होती है। तो इससे उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले। तो सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप को आप अपने कॉपी में या इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्लिप की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो इसका आप इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखिए और इसका क्या है ऑब्जर्वेशन, अवलोकन क्या है, रदरफोर्ड ने क्या देखा, इसको देख करके क्या निष्कर्ष निकाले, इस चीज को हम लोग देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट पेज में क्लिप में हम लोग देखते हैं। चलिए इसको नोट करिए। तो अब हम लोग देखते हैं ऑब्जर्वेशन, रदरफोर्ड ने क्या देखा एक्सपेरिमेंट को करा करके। ऑब्जर्वेशन देखिए बाबू मेरे कि 1911 ईस्वी में रदरफोर्ड ने सोना मतलब गोल्ड के पतले पत्थर पर अल्फा कण का प्रहार कराया और अल्फा कण के प्रहार करा करके रदरफोर्ड ने देखा कि पहला क्या है, पहला बाबू कि अधिकांश अल्फा कण मतलब लगभग 99.9% सोना के पतले पत्थर को सीधे बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी विचलन के पार कर जाते हैं। अल्फा कण क्या होते हैं, सोना के पतले पत्थर को अधिकांश अल्फा कण सीधे पार कर जाते हैं बिना किसी डेविएशन के, मतलब 99.9% उस गोल्ड फॉइल को, सोना के पतले पत्थर को सीधे पार कर जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट कि बहुत ही कम, यहां पर दूसरा पॉइंट है, इसमें से कुछ अल्फा कण मतलब बहुत कम अल्फा कण छोटे कोण से विचलित होते हैं, मतलब छोटे कोण से क्या हो जाते हैं, डेविएट हो जाते हैं। ठीक है। और थर्ड पॉइंट कि बहुत ही कम मतलब कि लगभग 20,000 में एक अल्फा कण सोने के पतले पत्थर से टकराकर वापस अपने वास्तविक पथ माने कि 180 डिग्री के एंगल से और कुछ 90 डिग्री के एंगल से क्या हो जाते हैं, अपने पथ पर वापस लौट आते हैं। पथ पर क्या हो जाते हैं, अपने पथ पर वापस लौट आते हैं। तो यही ऑब्जर्वेशन है कि पहला क्या ऑब्जर्वेशन है, उनका अवलोकन है। तो पहला है बाबू मेरे कि क्या होता है, अधिकांश अल्फा कण मतलब 99.9% अल्फा कण सोना के पतले पत्थर को, गोल्ड फॉइल को सीधे पार कर जाते हैं और उसमें से कुछ अल्फा कण छोटा एंगल से, छोटा कोण से विचलित होते हैं। अब बहुत ही कम अल्फा कण मतलब 20,000 में से एक अल्फा कण जाते हैं और टकराते हैं और 180 डिग्री के एंगल से फिर वो अपने वास्तविक पथ पर वापस लौट आते हैं। तो ये क्या है मेरे दोस्त, ऑब्जर्वेशन है। तो ऑब्जर्वेशन आप लोग लिख सकते हैं, अवलोकन। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है दोस्तों, इसका निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष को देखते हैं। देखिए निष्कर्ष क्या है। देखिए निष्कर्ष यही है बाबू मेरे
निष्कर्ष को हम लोग देखने वाले हैं। देखिए निष्कर्ष क्या है कि ये जो आपका परमाणु है, ठीक है ना, देखा गया कि ये जो परमाणु है, तो इस परमाणु मतलब परमाणु से अधिकांश अल्फा कण सीधे पार कर जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही जो अल्फा कण इस पॉजिटिव पार्ट के समीप जाता है तो विकर्षण महसूस करके अल्फा छोटा कण से कोण से क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। अधिकांश कण क्या हो जाते हैं, सीधे पार कर जाते हैं। और बहुत 20,000 में से कोई एक अल्फा कण इसके सेंटर में टकराता है और फिर वापस 180 डिग्री के एंगल से क्या हो जाता है, वापस लौट आता है। तो ये थीटा एंगल से, छोटा एंगल से क्या हुआ है, डेविएट हुआ है। ये भी थीटा एंगल से, और ये 180 डिग्री के एंगल से क्या हो जाता है, वापस लौट आता है। तो इस चीज को आप लोग बना लेंगे। तो पहला क्या है इसमें निष्कर्ष कि परमाणु का अधिक भाग खाली होता है, अधिकांश खाली होता है। जो परमाणु होता है उसका अधिक भाग खाली होता है। कैसे पता चला, क्योंकि अल्फा कण सीधे इसको पार कर जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, चूंकि कुछ अल्फा कण इसके वास्तविक पथ से कुछ कोण से विचलित हो जाते हैं। देखो कुछ कोण से, छोटा कोण से क्या हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि समस्त धन आवेश सब केंद्रित होता है। मतलब परमाणु में जो धन आवेशित होते हैं पार्ट, वह सम केंद्रित मतलब उसके बीचों बीच होते हैं। परमाणु में धन आवेशित भारी द्रव्यमान का एक छोटा आयतन का घेरा होता है, जो क्या होता है, नाभिक होता है। उन्होंने बोला कि इसमें क्या होता है, इसके समकेंद्र में पॉजिटिव पार्ट जो होता है धन आवेशित अधिक द्रव्यमान वाला होता है और एक 3D त्रिविमीय आयतन में होता है, ठीक है ना, जो क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है। तथा यह परमाणु के केंद्र में उपस्थित होता है। परमाणु के केंद्र में उपस्थित होता है। जो नाभिक होता है वह कहां होता है, परमाणु के केंद्र में उपस्थित होता है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट इसमें है दोस्तों कि तीसरा, बहुत ही कम अल्फा कण, बहुत ही कम अल्फा कण बहुत अधिक विक्षेपित विचलित होते हैं तथा उनके पथ पर वापस लौट आते हैं। अर्थात नाभिक ठोस होते हैं तथा अल्फा कण भारी धन आवेशित द्रव्यमान से सीधे टकराकर वापस लौट आते हैं। तो ये चीज हम लोग देखे, क्या कंक्लूजन, निष्कर्ष इसका देखे कि क्या निष्कर्ष उन्होंने निकाला और ऑब्जर्वेशन क्या था। एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोग, प्रयोग के बाद, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के बाद हम लोग क्या देखें, तो उसका हम लोग ऑब्जर्वेशन देखें। उसके बाद हम लोग उनको जो वह निष्कर्ष निकाले उस चीज को देखें। तो ये होता है निष्कर्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लिप को हम लोग देखते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं, शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। नेक्स्ट क्लिप में आते हैं हम लोग। तो उन्होंने, रदरफोर्ड ने ओवरऑल अपना मॉडल बताया कि परमाणु के दो भाग होते हैं, मतलब टू पार्ट ऑफ एटम, टू पार्ट ऑफ एटम, मतलब परमाणु के दो भाग होते हैं। पहला होता है न्यूक्लियर पार्ट। पहला क्या होता है बाबू, न्यूक्लियर पार्ट। पहला होता है न्यूक्लियर पार्ट, मतलब न्यूक्लियर पार्ट में जो होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और दूसरा उन्होंने बताया कि एक होता है एक्स्ट्रा पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब कि ये मान लीजिए परमाणु है और इसके बीचों बीच न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, तो ये परमाणु का एक भाग हो गया और इसके अराउंड में जो वृत्तकार पथ है इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो इसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहा गया और इसको न्यूक्लियर पार्ट कहा गया। तो ये होता है ओवरऑलिंग का मॉडल। अब इसके रिजल्ट को हम लोग देखेंगे, ये क्या रिजल्ट दिए इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसको नोट कर सकते हैं, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। इसके रिजल्ट को हम लोग देखते हैं। चलिए रिजल्ट,
पहला रिजल्ट क्या है बाबू? तो पहला है रेडियस ऑफ एटम। रेडियस ऑफ एटम मतलब किसी परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो बाबू 10 के पावर -15 मीटर होती है। यदि इसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करें तो ये वैल्यू 10 के पावर -13 सेंटीमीटर हो जाती है। चूंकि मीटर में है और सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 100 से गुणा करेंगे, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 10 के पावर -13 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग पता ही क्लासरूम में पढ़े हुए हैं कि 10 के पावर -15 मीटर माने कि 1 फर्मी मीटर, 1 फर्मी मीटर, ठीक है ना। ये होता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। क्या होता है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। ये परमाणु की जो नाभिक होती है उसका रेडियस है, ठीक है। ये न्यूक्लियस का रेडियस है, ना कि एटम का, ठीक है। दूसरा रेडियस ऑफ एटम, जो रेडियस ऑफ एटम होता है दोस्त, ये 10 मतलब किसी परमाणु की त्रिज्या होती है 10 के पावर -10 मीटर। इसको सेंटीमीटर में चेंज करें तो 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। हम लोग को ये बात पता है कि 10 के पावर -10 मीटर माने कि 1 एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू आप 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास लिख सकते हैं। तो ये रेडियस है किसका? नाभिक का। और ये रेडियस है किसका? एटम का। अब इसके आयतन को हम लोग देखते हैं। किसको? आयतन को। जैसे मान लीजिए तीसरा वॉल्यूम ऑफ एटम मतलब परमाणु माने कि गोला। इसका आयतन क्या होगा? गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई आर क्यूब। आप यहां पर रेडियस ले लीजिए, आर माने रेडियस परमाणु का। अब परमाणु का रेडियस कितना है बाबू? 10 के पावर -10 मीटर। तो पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट। तो 4/3 पाई आर माने कि 10 के पावर, परमाणु के लिए 10 के पावर -10 के क्यू करेंगे क्योंकि आर क्यू है, ठीक है। दैट मीन्स क्या आ जाएगा? 4/3 पाई आर मतलब 10 के पावर -30 मीटर, ठीक है। चलो ये होता है क्या बाबू मेरे? तो ये होता है आयतन। किसी परमाणु का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई 10 के पावर -30 मीटर क्यू। मीटर क्यू दीजिए चूंकि यहां पर क्यू है और आयतन है तो क्यू देना जरूरी है, ठीक है। चौथा हम लोग देखेंगे वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस माने कि नाभिक की आयतन। क्या? 4/3 पाई आर क्यू मतलब आर रेडियस न्यूक्लियस का कितना था? 10 के पावर -15 मीटर माने कि 10 के पावर -15 मीटर और क्यू है तो आर क्यू माने कि क्यू। तो हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर यानी कि 10 के पावर -15 45 मीटर क्यू। तो ये क्या हो गया? आयतन किसका? तो नाभिक का। तो ये 4 रिजल्ट हम लोग देखें। एक और इसका अनुपात देखते हैं। पहले आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले, इसको मैं मिटाऊंगा, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें। चलिए IOT शॉर्ट स्क्रीन ले लिए होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका अनुपात मतलब कि इसको हटाएंगे। पांचवा तो रिजल्ट में हम लोग पांचवा देखेंगे। क्या बाबू मेरे? तो पांचवा हम लोग देखेंगे वॉल्यूम ऑफ एटम बटा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस का रेशियो, अनुपात, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ एटम हम लोग देखे हैं 4/3 पाई आर क्यूब और इसका 4/3 पाई आर क्यूब मतलब आर इसके लिए अलग इसके लिए अलग था। क्या था दोस्त? तो देखिए तो 4/3 ये तो गया केवल आर क्यूब। तो ये जो एटम के लिए आयतन आर था वो था 10 के पावर -30 मीटर क्यूब, ठीक है। अब बटा जो न्यूक्लियस के लिए था 10 के पावर -45 मीटर क्यूब माने कि मीटर क्यूब भी खत्म। दैट मीन्स 10 के पावर -30
ऊपर चल जाएगा 10 के पावर 45, माने कि 10 के पावर 15 हो जाएगा। दैट मीन्स इसको इधर भेज दे तो वॉल्यूम ऑफ जो एटम होता है, मतलब परमाणु का जो आयतन होता है, वो 10 के पावर 15 वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस के होता है। ये हम लोग देखे हैं रेशियो। इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि किसी परमाणु का आयतन उसके नाभिक के आयतन से 10 के पावर 15 गुना क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या बोले, वॉल्यूम ऑफ एटम इज इक्वल टू 10 के पावर 15 वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। मतलब किसी परमाणु का आयतन उसके नाभिक के 10 के पावर 15 गुना क्या होता है, उसका आयतन, परमाणु का आयतन ज्यादा होता है। तो ये चीज हम लोग 5 रिजल्ट देखें, इसको आप नोट कर ले या इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले ले। चलिए, तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लिए होंगे। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 6 और लास्ट रिजल्ट इसका। चलिए 6 रिजल्ट, इसके रेडियस के बारे में आपको बताएंगे। रेडियस 6 मतलब जो ये रेडियस है ये समानुपाती होता है उसके द्रव्यमान के घात 1/3। यहां से जब समानुपाती के सिंबल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है R0, a⁴ 1/3। अब यहां पर जो R0 है हाइड्रोजन के रेडियस, दैट मीन्स इसका वैल्यू हम लोग कंसीडर करेंगे, ये कांस्टेंट के रूप में आया है, इसका वैल्यू कंसीडर करेंगे 1.33। क्या यूज करेंगे, 1.33 फर्मी मीटर में। इसमें फर्मी मीटर में, यदि इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1.33 एक फर्मी मीटर यानी कि 10 के पावर -15 मीटर। तो ये रेडियस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये रेडियस का क्या होता है, किसी एटम के लिए रेडियस का फॉर्मूला होता है। जैसे कि मान लीजिए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम के नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करें। एल्युमिनियम के नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करें। एल्युमिनियम के नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करें। एक क्वेश्चन में समझाते हैं, आगे बढ़ते हैं। मतलब तुमको क्वेश्चन दे दिए कि एल्युमिनियम के ये नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करने का क्या होता है, फॉर्मूला होता है एल्युमिनियम के नाभिक की त्रिज्या ज्ञात करें। मतलब कि यहाँ पर इसका रेडियस यदि हम निकालें, इधर इसका यदि हम रेडियस निकालें दोस्त, देखिए तो क्या करेंगे, यहाँ पर R इज इक्वल टू R0 यूज करेंगे 1.33 फर्मी मीटर में ही निकाल रहे हैं, इंटू A मतलब होता है द्रव्यमान और एल्युमिनियम का द्रव्यमान होता है 27 1/3। मतलब कि R इज इक्वल टू 1/33 इंटू इसका मतलब रूट, मतलब इसमें 3, ठीक है ना, और 1/3 है और 27। इसको हम लोग लिख सकते हैं दोस्त 1.33 इंटू 3 तीनों का लगेगा, जोड़ा नहीं लगेगा क्योंकि तीनों का ट्रिपल लगेगा, मतलब एक बाहर निकल जाएगा, माने कि 1.33 इंटू 3। इसको गुणा करेंगे तो 9 और 3 फर्मी मीटर में आंसर यही हो जाएगा नाभिक की त्रिज्या एल्युमिनियम की। चलिए, तो आज हम लोग ये रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को कवर किए हैं, ठीक है, और इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप, सब इंस्ट्रूमेंट को कवर किया गया है, हर एक पॉइंट को हमने कवर किया। चलिए, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं क्लास 11 के लिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, जाते जाते एक आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगेन थैंक यू।